गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा महाभारत के संदर्भ में बुनकरों की श्रेणी क्या थी महाभारत के काल के में, और उसके बाद में जो सामाजिक व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था क्या थी। आज हम लोग देखते हैं इस संपत्ति पर स्त्री का अधिकार। जैसा कि आज जो परिस्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे माना है कि पुत्र के साथ में पुत्री का भी पैतृक संपत्ति पर बराबर की हिस्सेदारी होगी, लेकिन यह पहले नहीं था। संपत्ति का उत्तराधिकार पुत्र को ही प्राप्त था, और वह भी पिता के मरने के पश्चात। पुत्र ही उसके उत्तराधिकारी होते थे, स्त्री नहीं होती थी, पुत्री नहीं होती थी। ऋग्वैदिक काल में परिवार के संपत्ति पर पिता का एक अधिकार होता था, यानी जो भी संपत्ति होती थी, पैतृक संपत्ति, उस पर पिता का अधिकार होता था, यानी पुरुष का अधिकार होता था। कालांतर में प्राप्त ग्रंथ विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा में लिखा है कि पुत्र को यह अधिकार था कि वह पिता से संपत्ति का विभाजन करा ले। जीमूतवाहन ने दाएं भाग में लिखा है कि पिता की मृत्यु के पश्चात ही पुत्र को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि मिताक्षरा में भी लिखा है कि पुत्र संपत्ति का अपने जो पैतृक संपत्ति है उसमें विभाजन करा ले। जीमूतवाहन में भी लिखा है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में उत्तराधिकार मिलेगा, परंतु पुत्री के संदर्भ में कोई बात नहीं लिखी है, कोई बात नहीं कही है कि पुत्री को भी उसमें बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए या पुत्री का भी हिस्सा उस संपत्ति में बनता है। ऐसा कुछ नहीं था। स्त्री को भी चल संपत्ति माना जाता था। प्राचीन काल में स्त्री को भी चल संपत्ति माना जाता था, और कई जगह कई बार उपहार में भी कई ऐसे प्रसंग आए हैं जहां उपहार में स्त्रियों को भी दिया जाता था। महाभारत काल में भी युधिष्ठिर ने द्रुत कीड़ा जो हुई थी, द्रुत कीड़ा में पहले अपने आप को, उसके बाद में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगाया था और हार गए थे। वो द्रुत कीड़ा जो हुई थी, जिसमें शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर जो साजिश रची थी, तो पांचों पांडव उसमें हारे थे, और पांचों पांडव के अलावा द्रौपदी भी उसमें हार गई थी। और उसके बाद उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास मिला था। प्राचीन काल में पारिवारिक संपत्ति पर स्त्री का कोई अधिकार नहीं होता था, कोई अधिकार नहीं होता था। आपका संपत्ति है, ठीक है, लेकिन आप उसके नहीं, आपका पुत्र होगा वो अधिकारी होगा, या आपके पिता होंगे या आपके पति होंगे वो अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन स्त्री का कोई अधिकार नहीं होता था। स्त्री को चल संपत्ति पर अधिकार प्राप्त था। जैसे चल संपत्ति क्या हुई, चल संपत्ति पर अधिकार प्राप्त था, तो चल संपत्ति क्या हुई थी कि कन्या द्वारा विवाह के समय एवं प्राप्त अन्य उपहारों को ही स्त्री धन कहा गया। यानी ये सब जो, जैसे विवाह के समय एवं प्राप्त अन्य उपहार, जैसे विवाह के समय उनको जो उपहार मिले वही उनका संपत्ति कहलाया, और उसके बाद में पति से, पिता से, भाई से, इन लोगों से जो उनको उपहार मिलेगा वही उनका संपत्ति, उनका धन कहलाएगा। स्त्री धन कहा जाता है या संपत्ति कहा जाए, वही कहलाता था। प्रायः सभी हिंदू व्यवस्थाकार स्त्री धन पर स्त्री का पूर्ण अधिकार मानते हैं। जो उपहार था, या ये जो पिता से, भाई से, पति से जो ये उपहार मिलता था, यही उनका पूर्ण रूप से इस पे अधिकार था। इसके अलावा इसका किसी पे भी अधिकार नहीं था, ना उनके पति का, ना उनके पुत्र का, ना उनके पिता का। एक बार आपने उपहार दे दिया सो दे दिया, वह अब स्त्री धन हो गया, और वो जिस स्त्री का है उसी का होगा। तो स्त्री धन का उपयोग जो होता था वो उस स्त्री के अलावा कोई नहीं कर सकता था। परिवार यदि संकट में हो, तब भी पति बिना स्त्री के पूछे हुए, यानी बिना स्त्री की सहमति के, उसके स्त्री धन का उपयोग तब भी नहीं कर सकता था। यानी कि अगर मान लीजिए बहुत समस्या हो गई, आजकल भी बहुत देखते हैं कि स्त्रियों के जो गहने होते हैं, बहुत जब स्थिति खराब हो जाती है, आर्थिक स्थिति किसी की खराब हो जाती है, तो स्त्रियों के गहने जो है वो बंधक रखता है या बेचता है। तो ये स्त्रियों के गहने क्या है, उसके स्त्री धन है। और इसको जब बहुत स्थिति अगर वो मना कर दे कि आज तो लोग ज़बरदस्ती कर देते हैं अपने पे कि नहीं लाओ, दे दो यार, बना देते हैं या बाद में बनवा दूंगा, लेकिन उस समय
ऐसा नहीं था। अगर वो स्त्री मना कर दे कि नहीं आप मेरे धन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो उसका पति भी उसका उपयोग नहीं कर सकता था। हालांकि ऐसा अभी तक उदाहरण देखने को नहीं मिला है, क्योंकि स्त्रियां बहुत दयालु होती हैं और जब भी परिवार संकट में आता है तो वो संकट से लड़ने के लिए खुद तैयार हो जाती हैं। तो वो अभी तक ऐसा मेरी जानकारी में कोई उदाहरण नहीं है कि जहाँ इतिहास के पन्नों में भी देखा जाए तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जहाँ अपने धन और परिवार का संकट में अपने धन को उन्होंने चुना हो। ऐसा नहीं है, उन्होंने हमेशा अपना सर्वस्व निछावर किया है, चाहे परिवार हो, देश हो या समाज हो। तो ऐसा नहीं है। स्त्री को उत्तराधिकार में पाने का हक, जो स्त्री धन जो था उसको उत्तराधिकार में पाने का धन जो था, पाने का जो था वो उसकी पुत्री ही प्राप्त कर सकती थी। यानी स्त्री धन को उस स्त्री की पुत्री ही उस धन को प्राप्त कर सकती थी उत्तराधिकार में। उस पर दावा उसकी पुत्री का ही बनता था, पुत्र का नहीं बनता था। पैतृक संपत्ति में, पारिवारिक संपत्ति में पिता के बाद में पुत्र, और स्त्री धन की संपत्ति में स्त्री के बाद में उसकी पुत्री। यही परंपरा चलती आ रही थी। यदि स्त्री निसंतान है, अगर वो निसंतान है, उसकी कोई संतान नहीं है, तो स्त्री धन उसके पिता अथवा भाई को दिया जाता था। यानी स्त्री धन में उसने जो भी कमाया है या जो भी उसे मिला है, वो अगर उसका कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुई, तो वो जो संपत्ति होगी या वो जो धन होगा वो उसके पिता या भाई को मिल जाएगा, उसमें पति का कोई अधिकार नहीं होगा। मनुस्मृति के अनुसार 6 तरीके से स्त्री अपनी संपत्ति अर्जित कर सकती थी। 6 तरीके से। वो 6 तरीके क्या था? विवाह के समय मिली हुई भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में माता पिता एवं भाई द्वारा दिया गया उपहार, परवर्ती काल में प्राप्त उपहार, जो बाद में शादी के बाद में जो उपहार मिलते रहे हैं वो, और उसके बाद में पति द्वारा प्राप्त उपहार एवं धन, पति से जो प्राप्त होता है उपहार और धन। ये सभी तरीके से स्त्री अपने संपत्ति और अपना धन का संकलन कर सकती थी, अपना अर्जित कर सकती थी, और इस पर किसी का अधिकार नहीं होता था। इसका उपयोग सिर्फ वह स्त्री ही करती थी, या उसकी इच्छा या उसकी सहमति से वह अपनी पुत्री को या अपने पति को वो उपयोग करने देती थी। लेकिन वास्तविक रूप से उसकी असली अधिकारी वह स्त्री ही होती थी। उसके साथ में उसका संपत्ति का कोई उपयोग नहीं कर सकता था बिना उसकी सहमति के। तो आज हम लोगों ने देखा संपत्ति पर स्त्री के अधिकार के संदर्भ में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।